गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। जनपद में बाढ़ के पानी से 31 गांव प्रभावित हुए हैं। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में राप्ती और घाघरा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण 2 तहसीलों के 31 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। इनमें गोला तहसील के 24 और सदर तहसील के 7 गाँव शामिल हैं, जिनके कारण लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। इन गाँवों में लोगों के आवागमन के लिए 53 नावों की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग आ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी गाँव में नाव की अतिरिक्त आवश्यकता होगी तो उसे वहां उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, पिछले दिनों राप्ती और घाघरा नदी में लगातार जलस्तर की वृद्धि हो रही की वजह से कल हमारी 2 तहसीलों में कुछ गांव ऐसे हैं जो कि महरूम हो गए हैं और ऐसे कुल गोला तहसील में 24 गांव हैं और सदर तहसील के 7 गांव, जिसमें गांव के आसपास आबादी के आसपास पानी से घिर गए हैं, जिसकी वजह से उनके आवागमन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, और प्रशासन ने नाव की व्यवस्था कर दी। सभी लोग उसके माध्यम से सुचारू रूप से आवागमन कर रहे हैं। सर, क्या क्या व्यवस्था लोगों को दी है जिन गाँव में लोग आने जाने के लिए? सभी गाँव में नाव लगाए गए हैं पर्याप्त संख्या में, और इसके अतिरिक्त किसी गांव से यदि और नाव के लिए डिमांड आती है कि उनके नाव की और आवश्यकता है तो उसको लेकर भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जनपद में राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि सरयू नदी भी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। इस स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित गाँवों में लेखपालों को भेजा गया है ताकि वे स्थिति का जायजा ले सकें और आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। जहां आवश्यक हो वहां नावों की व्यवस्था की जाएगी। पिछली बार के नाविकों का बकाया भुगतान भी पूरा कर दिया गया है। आगामी दिनों में नदी का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। जब बाहरी क्षेत्रों से आने वाला पानी रुक जाएगा तभी जलस्तर कम होने की उम्मीद है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, इस समय जो जनपद में सरयू नदी और राप्ती नदी दोनों ही अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं, जिसके दृष्टिगत सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर दिया गया है। संबंधित तहसील्स को, जिनमें जो पहले प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उन सभी ग्रामों के लेखपाल सभी लोगों को भी आज फील्ड में किया गया है कि अपनी स्थिति देख करके अवगत कराएं। यदि कहीं पर भी आवागमन बाधित होता है तो वहाँ तात्कालिक रूप से वहाँ पे नाव लगा दी जाएगी। जो पिछले बार के जो नाविकों के भुगतान थे वो भी सभी पूर्ण कर दिए गए हैं, और इसको देखते हुए पूरे मतलब एक अलर्ट मोड में जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसको रेगुलर वॉच कर रहा है। और ये संभावना है कि अभी नदियों का जलस्तर अभी बढ़ेगा, क्योंकि अपर कैचमेंट एरिया से खास विशेष रूप से सरयू नदी में जो पानी आ रहा है और वह पानी अभी जैसे जैसे रिसीड करेगा तभी राप्ती का भी पानी रिसीड करेगा। तो उसके दृष्टिगत अभी जनपद में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके दृष्टिगत सभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो भी हमारे कार्यदायी संस्थाएं हैं जिनसे हमें राहत खाद्यान्न सामग्री किट वगैरह लेनी है, उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है। सभी तरीके से डिपार्टमेंट तैयार हैं। यदि कहीं कोई आवश्यकता पड़ेगी तो त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, कहीं अभी गांव में पानी पहुंचा है? नहीं, अभी किसी गांव में पानी नहीं पहुंचा है और कहीं कोई रास्ता बाधित नहीं हुआ है, लेकिन ये संभावित है कि आज शाम से या फिर कल सुबह से कुछ गाँव में हमें नाव लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर त्वरित रूप से नाव संचालित। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की त्रैमासिक बैठक एक निजी लॉन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष पद्मनाथ त्रिवेदी ने की। त्रिवेदी जी ने बताया कि इस बैठक में प्रांत के विभिन्न जिलों से पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली और संगठन को मजबूत बनाने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही आंदोलन को आगे भी बढ़ाने व क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान पर भी विचार विमर्श किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष पद्मनाभ त्रिवेदी ने कहा, हमारा जो संगठन का ढांचा है उसके अनुसार हम लोग हर अपने प्रांतीय कार्यकारिणी की त्रैमासिक बैठकें विभिन्न जनपदों में करते हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि गोरखपुर गोरक्षपीठ बाबा गोरखनाथ की धरती पर ये बैठक आयोजित की जा रही है। उस कड़ी में हमने यहाँ बैठक आयोजित की है। विभिन्न हमारे प्रांत के विभिन्न दूर दूर के क्षेत्रों से पदाधिकारीगण यहाँ आए हैं। तो इसमें हमारे विभिन्न बिंदु हैं संगठन के। जैसे सबसे बड़ा पहला मुख्य बिंदु हमारी पुरानी पेंशन बहाली है, उस पर हमको चर्चा कर रहे हैं, उस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए। और आज आपको पता भी होगा कि प्रधानमंत्री जी भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं पुरानी पेंशन की। आज बैठक चल रही है दिल्ली में। तो इसको हम इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएं। उसके बाद संगठन की जो हमारी विभिन्न चीज़ें हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों का सृजित कराना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के बारे में बात करना, या क्षेत्रों की और जो ग्रीवांसेज हैं, क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं
भिन्न विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न समस्याएं हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम उसको एकत्र करते हैं और उसके बाद प्रांत से लेकर अपने प्रमुख अभियंता के माध्यम से उस बात को आगे बढ़ाते हैं, उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो त्रैमासिक बैठकें इसीलिए आयोजित की जाती हैं कि हमारा जनपद क्षेत्र मजबूत हो, प्रांत मजबूत हो। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। 55 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पुलिसकर्मियों और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को तैनात किया गया था ताकि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र का स्तर अच्छा था। हालांकि उन्होंने पेपर लीक होने की आशंका व्यक्त की और कहा कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत की है। वे आश्वस्त हैं कि वे इस बार परीक्षा में सफल होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा केंद्र की व्यवस्था अच्छी थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने कहा, पिछली बार की तुलना इस बार क्या अंतर रहा पेपर? दोनों लेवल सेम ही था, जैसे पिछली बार आया था वैसे ही है। सब्जेक्ट में सबसे हार्ड कौन सा रहा? हार्ड तो वैसे सब कुछ नॉर्मल ही था, ज्यादा हार्ड नहीं था। मतलब जैसे पिछली बार आया था वैसे इस बार भी आया। सेंटर की हिंदी का पेपर बहुत अच्छा था। हिंदी का पेपर व्यवस्थाएं कैसी थी यहाँ की? व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है। आने जाने में किसी तरह की? नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छी। कहाँ से आया? कहाँ से आया? हम यहीं से। क्या नाम आपका? सुप्रिया सिंह। कैसा रहा? पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा, पिछली बार की तुलना इस बार क्या अंतर रहा? इजी था। सबसे हार्ड कौन सा सब्जेक्ट क्या आया था जो तैयारी किया था? व्यवस्था कैसी थी यहाँ की? व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। और क्या भी नाम आपका? जो बच्चे सुधा हैं यादव। जिनके कैसा रहा? एकदम सही रहा। अच्छा, पिछली बार की तुलना इस बार किस तरह का? पिछली बार की तुलना में इस बार पेपर टफ था। सबसे हार्ड कौन सा सब्जेक्ट था? सबसे हार्ड हमारा जीके, जीएस, मैथ्स यही थे। रीजनिंग सही थे, हिंदी सही थे। क्या लग रहा है? चांस अभी 50-50, नॉट कम। क्या नाम आपका? आकांक्षा त्रिपाठी। अच्छा गया, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन सबसे हार्ड कौन सा सब्जेक्ट था? सबसे हार्ड हिंदी था। हिंदी। क्या लग रहा है? देखेंगे कहाँ से आया? क्या नाम आपका? राजीव प्रजापति। कहाँ से आए आप? हम कुशीनगर पटौना से आए। क्या आया था जो तैयारी पिछली बार के तुलना में इस बार पेपर कैसा रहा? अच्छा था। क्या लग रहा है? व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं जो सरकार की तरफ से की गई है वो कुछ? क्या नाम आपका? ब्यूटी चल रहा। गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के लिए परिवहन निगम द्वारा निःशुल्क बस सेवा की व्यवस्था की गई है। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर क्षेत्र की 850 बसें परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए लगाई गई हैं। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों का समय सारणी तैयार किया गया है। अधिकांश परीक्षार्थी अयोध्या और सुल्तानपुर से आए हैं, इसलिए इन क्षेत्रों के लिए अधिक बसें लगाई गई हैं। इसके अलावा देवरिया और कुशीनगर के परीक्षार्थियों को भी निःशुल्क बस सेवा प्रदान की जा रही है। परीक्षार्थियों को बस सेवा का लाभ लेने के लिए बस चालक को अपना प्रवेश पत्र की एक फोटोकॉपी दिखानी होगी, जिससे कि वे निःशुल्क यात्रा कर सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने कहा, जाने के लिए हमारी जो 850 बसेस गोरखपुर रीजन की फ्लीट है सब लगा दी गई हैं और 2 शिफ्ट में चूँकि एग्ज़ाम है तो हमारी व्यवस्था भी उसी हिसाब से है। जो हमारे यहाँ से जो छात्र जा रहे हैं उनके जो सेंटर्स हैं वो अयोध्या सुल्तानपुर के हैं, तो हमने लॉन्ग रूट की बसेस लगाई उस पर। और जो छात्र यहाँ से लोकल भी आ रहे हैं देवरिया पटौना, उन पर भी व्यवस्था है हमारी। तो दोनों शिफ्टों के हिसाब से हमारी व्यवस्था प्रॉपर है। कितनी बसें लगाई गई हैं यहाँ? हमारी सारी बसेज हैं, उसमें से 200 बसेज हमारी केवल अभ्यर्थियों के लिए हैं। अभ्यर्थियों की पहचान कैसे करते? अभ्यर्थियों की पहचान हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अभ्यर्थी ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो बसें में बैठ सकते हैं। उनको केवल एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड कंडक्टर को प्रोवाइड कराना है, जिससे कि वो फ्री में यात्रा कर सकें। गोरखपुर से महाराष्ट्र के 42 यात्रियों को लेकर काठमांडू यात्रा पर गई केशरवानी ट्रैवल की बस खाई में गिर गई। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर से केशरवानी ट्रैवल की बस जो महाराष्ट्र के यात्रियों को लेकर नेपाल के काठमांडू जा रही थी, खाई में गिर गई। इसमें 28 लोगों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है। उस बस में कुल 42 यात्री सवार थे। बस का ड्राइवर मुर्तुजा गोरखपुर के पिपराइच का निवासी था। बाकी यात्री महाराष्ट्र के रहने वाले थे। महाराजगंज के एसडीएम और सीओ नेपाल गए हैं और नेपाल के अधिकारियों से समन्वय कर शवों को महाराष्ट्र भेजने की व्यवस्था की जा रही है। ड्राइवर
ड्राइवर और क्लीनर के शव नेपाल से भेजे जा चुके हैं, जो शाम तक गोरखपुर पहुंच जाएंगे और उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। अधिकारी लगातार नेपाल के अधिकारियों के संपर्क में हैं। वहीं ड्राइवर मुर्तुजा के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि मुर्तुजा की पत्नी की तबीयत खराब है और वह इस हादसे से अनजान है। उनके 4 बच्चे हैं और अभी किसी की शादी नहीं हुई है। अब यह देखना होगा कि उनके परिवार का गुजारा कैसे चलेगा, क्योंकि मुर्तुजा ही परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, केसरवानी ट्रेवल्स की एक बस थी जो कि यात्रियों को लेकर नेपाल गई थी। उसमें एक बस नेपाल में खाई में गिर गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे लगभग 28 लोगों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है। और इसमें से 2 व्यक्ति जो ड्राइवर और क्लीनर हैं वो गोरखपुर और कुशीनगर जनपद के रहने वाले हैं। अन्य सभी यात्री महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उनको जो भी मृतक हैं उनके शव को महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से टाई अप करके और नेपाल के एम्बेसी के माध्यम से टाई अप करके वहाँ पे पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। सर, ड्राइवर को कब तक लाया जाएगा? ड्राइवर और क्लीनर का शव नेपाल से मूव कर चुका है और जैसे ही वहाँ पे हमारे अधिकारी नौतनवा के एसडीएम, सीओ और तहसीलदार गए हुए हैं महाराजगंज जिले से, वो लोग उसके साथ आ रहे हैं और बॉर्डर पे हमारे अधिकारी भी उसको रिसीव करके उनके घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सहायता राशि भी अभी इसके संबंध में कोई घोषणा नहीं, जो भी सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसका हम लोग कार्रवाई करेंगे।